हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और विद्युत धारा में आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये जो हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसका जो शॉर्ट है इसको हम कहते हैं EMF, ठीक है। तो इसको जो डिनोट किया जाता है, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए आज के क्लास को, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसको हम पहले E लिख देंगे और नीचे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको टेढ़ा कर देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अब एक सवाल आपके माइंड में है, सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, विद्युत वाहक बल है क्या? पहले आप इसके बारे में हमें समझाइए, बाद में इसके टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। नहीं, ये सबके माइंड में चल रहा होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, आज के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समूहन। देखिए, पहले हमने पढ़ा था संधारित्रों का समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन। फिर हमने पढ़ा प्रतिरोधकों का समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समूहन, ठीक है। तो आज के क्लास को जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो हम शुरू करें EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जैसे देखिए कि पहले ये EMF है क्या, विद्युत वाहक बल है क्या, ये किस तरह का बल है, ठीक है, और ये किस तरह से वर्क करेगा। जैसे मानकर चलिए कि ये जो है, ये श्रेणी क्रम समूहन में मानकर चलिए कि यहाँ हमने, ठीक है, हाँ, श्रेणी क्रम समूहन में हमने क्या किया कि जैसे मानकर चलिए ये श्रेणी क्रम समूहन है और यहाँ जो है हमने एक बल्ब लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, बैटरी से जोड़कर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। हमें बस आपको समझाना है कि ये है क्या, ये विद्युत वाहक बल है क्या। अब मानकर चलिए कि यहाँ पर जो बैटरी हमने दी वो कितने वोल्ट की थी, 25 वोल्ट की बैटरी थी। ये आपको पता है कि प्रतिरोध है जो धारा में विरोध करता है। और यहाँ हमने कितने वोल्ट की बैटरी दी, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इससे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ भी कौन सी धारा पहुँचेगी, I धारा पहुँचेगी। ये अभी किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल है क्या, इस चीज़ को क्लियर करना है। तो मानकर चलिए कि ये 25 वोल्ट की बैटरी हमने, इस 25 वोल्ट का सेल जो है हमने यहाँ पर जोड़ा। और ये मानकर चलिए कि ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 25 वोल्ट का भी लगाइएगा तब भी ये बल्ब जलेगा, 20 वोल्ट का लगाइएगा तब भी ये बल्ब जलेगा। अच्छा, आपने सुना है कि इस तरह के कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध भी रहता है, मतलब खुद का भी अपना एक प्रतिरोध रहता है। तो हमने क्या देखा कि ये 25 वोल्ट का बल्ब, बैटरी लगाकर इसको जोड़ा और I धारा प्रवाहित करते हुए ये R प्रतिरोध है, और यहाँ बल्ब जो है ये बिल्कुल जलना शुरू हो गया। मानकर चलिए कि ये बल्ब जो है वो जल गया। तो आपने अगर इसका आकलन करें तो हमें बाद में पता चला, या उसी टाइम हमने आकलन किया तो हमें पता चला कि इस पर जो प्रेशर है बल्ब का, लाइट का जो प्रेशर है, यहाँ पर हमने 25 वोल्ट रिलीज़ किया है और यहाँ पर आकर कितना हो रहा है, 20 वोल्ट हो रहा है, 20 वोल्ट हो रहा है। यानी ये जो हमारा, ये हमारा 20 वोल्ट जो होगा ये हमारा टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। जी हाँ, ये हमारा टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये जो 25 वोल्ट आपने इस पे जो लगाया, 25 वोल्ट की बैटरी इसमें ऐड की, तो यहाँ पर पूरा 25 वोल्ट पावर नहीं देगा। ये यहाँ मानकर चलिए एग्जाम्पल के रूप में कितना वोल्ट दे रहा है, 20 वोल्ट दे रहा है। तो 20 वोल्ट जो होगा, हो सकता है 15 का लगाएंगे तो 12 दे, 10 दे, 11 दे, मतलब पूर्ण रूप से पूरा आपको नहीं देगा। तो ये जो 20 वोल्ट है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। और ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहा गया EMF। हमने इसमें कितने वोल्ट की बैटरी डाली, 25 वोल्ट की डाली, तो इसको ये EMF हो गया। इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है, EMF विद्युत वाहक बल। और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये ऐसे थोड़ा सा डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये टर्मिनल वोल्टता जो है, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, इसको हम V से डिनोट करेंगे। और अब सवाल है, ठीक है, कि सर ये 25 था और यहाँ पर 20 आया, 5 कहाँ गया? तो आपको पता है कि धारा के मार्ग में जो विरोध करता है उसी को हम कहते हैं
प्रतिरोध। तो मानकर चलिए ये जो 5, ये यहाँ पर इसको ऐसे इस तरह से ये चिपका हुआ रहेगा, इसको हम कहेंगे आंशिक प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया आंशिक प्रतिरोध। ये आंशिक प्रतिरोध कितने वोल्ट का हो गया जी, आंशिक प्रतिरोध, इसको हम कहेंगे स्मॉल आर। और ये कितने वोल्ट का हुआ, कितने वोल्ट का इसने विरोध किया, 5 वोल्ट का इसने विरोध किया। क्लियर है। 25 वोल्ट की धारा थी, 25 वोल्ट का धारा हमने प्रवाहित किया, प्रतिरोध के कारण बल्ब जो जला उस पर जो प्रेशर लगा वो 25 वोल्ट का ना लगकर 20 वोल्ट का लगा। एग्जाम्पल में आप 18, 17, 23, 24 कुछ भी रख सकते हैं। तो 25 के जगह पर 25 ना लगकर 20 लगा। ठीक है, तो ये जो 20 हो गया ये हमारी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, जिसको हम 20 से डिनोट करेंगे। और ये जो 25 वोल्ट हमने बैटरी डाली थी ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। सभी को आ रहा है समझ में, बिल्कुल कनेक्ट है आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 25 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई और ये प्रतिरोध के कारण बल्ब जो है वो बल्ब पे जो वोल्ट, कितने वोल्ट का प्रेशर लगा, मात्र 20 वोल्ट का प्रेशर लगा। तो ये जो 20 वोल्ट का जो प्रेशर है ये हमारी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, जिसको हम 20 से डिनोट करेंगे। जितना का हमने बैटरी लगाया था वो हमारा विद्युत वाहक बल कहलाएगा, और जितना जो है वो प्रतिरोध में जितना खर्च हो गया उसको हम कहेंगे आंशिक प्रतिरोध। और इसको हम इसको हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। और यहाँ पे स्मॉल आर आपको कितना दिखा, 5 वोल्ट। मानकर चलिए कि ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध है, और यहाँ से फिर हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है, और इस तरह से बैटरी को हमने जोड़ दिया, और ये आके यहाँ पे, ठीक है, मानकर चलिए कि ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरह से आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी कौन सी धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध आर रहेगा। ये क्या है, एक बल्ब है। अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर जो है ये आंशिक प्रतिरोध है जी, ठीक है। यहाँ पर हमने मानकर चलिए कि हमने 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। 15 वोल्ट की बैटरी जो है वो बल्ब जब प्रेशर आया तो मात्र 12 वोल्ट ही पड़ा। तो यहाँ पर जो आंशिक प्रतिरोध होगा वो कितने वोल्ट का बनेगा, ये 3 वोल्ट का बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि 3 वोल्ट जो है ये खर्च हो गया धारा के मार्ग में प्रतिरोध के कारण। तो ये हमारी आंशिक वोल्टता का लेगी। अब हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, विद्युत वाहक बल को। क्लियर है सभी लोग, यस या ना करेंगे, सभी लोग हाँ या ना बोलेंगे, जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के बारे में हमने समझाया आपको, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का, बिल्कुल। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये हमें बस समझाना था। अच्छा, इसके कुछ डेफिनेशंस भी आएंगे। अच्छा एक सेकेंड और, अभी थोड़ा सा और करेंगे, पहले हम इसके डेफिनेशन को लिखा लेते हैं, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी उसको हम लिखाएंगे। तो हम कहेंगे कि सेल के अंदर, इसके डेफिनेशन को हम अगर लिखें विद्युत वाहक बल के, सभी लोग लिखेगा हमारे साथ लाइव चैट में, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव चैट में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में लिखेंगे, क्योंकि मेरा यही मानना है कि लिखने से बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाती है। तो हम कहेंगे, स्टार्ट करें, हाँ जी, लिखिए कि सेलों के अंदर, सभी लोग लिखेंगे साथ में, सेलों के अंदर, सेलों के अंदर एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, ये इसकी एक करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, एकांक धनावेश को निगेटिव टर्मिनल से, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से में, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में या पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है, पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम सेल का
विद्युत वाहक, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इट कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नोट करिएगा सभी लोग अपने लाइव चैट में या अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं कि सेलों के अंदर एकांक धनावेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में या पहुंचाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सभी लोग नोट करिए जल्दी जल्दी से, फटाक फटाक नोट करिए जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट करिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बराबर जो फार्मूला होता है ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ बराबर जो फार्मूला होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ बराबर जो फार्मूला होता है वो W और बटे Q होता है, ठीक है, W बटे Q होता है। लेकिन जो हमारा मेन फार्मूला है जिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जिस पे हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी नोट करिएगा कि ईएमएफ बराबर जो होता है वो W बटे Q जो होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन मेन जो हमारा फार्मूला होता है जिस पे हम काम करेंगे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर जो होता है V प्लस आई आर होगा। जी हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर जो होता है वो हमारा क्या होगा, V प्लस आई आर होगा। अब सवाल है कि सर कौन क्या है, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इशू है, रुकिएगा। ठीक है, हाँ जी, अब सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है जिसको हम सॉल्व करेंगे कि कौन क्या कहलाता है, किस तरह से। ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा विद्युत वाहक बल, ठीक है। V जो होगा, इसके बारे में अभी अभी हमने लिखाया कि ये जो हमारी कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता, और R जो होगा, I तो धारा है, आपको भी पता है, ठीक है, R जो है वो है हमारा आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। V बराबर आई आर होगा तो R जो हमारा होगा ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से नोट करिएगा, फटाक फटाक नोट करिए। अच्छा देखिए, अब यहाँ से ये एक फार्मूला बना, एक फार्मूला हमारा और भी बनेगा कि वी नो दैट हम जानते हैं कि E विद्युत वाहक बल E बराबर जो फार्मूला है वो हमारा है V प्लस आई आर। अगर I की बात करें, सिर्फ I की बात करें तो ये R पॉजिटिव है, इधर निगेटिव आएगा, E माइनस R, और ये, ठीक है, एक सेकेंड, I की बात करें, हाँ ऐसे हो जाएगा, सॉरी, अगर सिर्फ I की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर, नहीं सॉरी, I बराबर चाहिए ना हमें, तो हम कहेंगे I बराबर E माइनस, ये पॉजिटिव में निगेटिव, E माइनस V बटे R हो जाएगा। ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव हो जाएगा। तो I बराबर जो है एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस हम लोग लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एक, अब आपने समझा कि ये विद्युत वाहक बल क्या है। जैसे मानकर चलो कि अगर हमने कोई बल्ब जलाया, ठीक है, हमने कोई वायर ऐसे जोड़ा, तो इस वायर की, मानकर चलो कि इसमें 100 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस वायर की जो कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। और समझो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझो कि हमने एक बल्ब ऐसे, मानकर चलो कि ये एक बल्ब हमने जला दिया, ठीक है, और यहाँ से एक वायर ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, इस वायर, ये एक वायर है, इस वायर को इस बल्ब में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बल्ब, मानकर चलो ये वायर जो है इस बल्ब में टच हो रहा है, और इस बल्ब के कारण, क्योंकि इसमें आवेश है, इस कारण से ये, सॉरी, वायर के कारण, क्योंकि इस वायर में आवेश है, ये बल्ब जल गया। और मानकर चलिए कि इसमें जो इसका जो कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट की वायर, 100 वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है इससे, लेकिन जो बल्ब जला वो 80 वोल्ट का ही जला,
तो 20 वोल्ट क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, आंतरिक प्रतिरोध कहा, और ये इसको हमारा कैपिटल आर से स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और 100 वोल्ट जो होगा वो हमारा ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, विद्युत वाहक बल होगा। और ये जो 80 वोल्ट होगा ये हमारी टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल वोल्टता जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ये हमारा V हो गया, ये हमारा E हो गया, और ये हमारा R हो गया, ठीक है। तो आपने विद्युत वाहक बल के बारे में अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लिया। सभी लोग काफ़ी अच्छे से चैट में लिख भी रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, यहाँ तक हो गया। सब लोग बोलेंगे यहाँ तक नोट हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। कुछ बातें इसके बारे में लिखवानी थी विद्युत वाहक बल के बारे में। चलिए हम करते हैं कुछ बातें यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं विद्युत वाहक बल के बारे में वो हम नोट करेंगे अपनी कॉपी में। पहला कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, ठीक है। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि विद्युत वाहक बल, अब ये कोई बल नहीं है ना, ये आपको धक्का तो नहीं दे रहा है, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है। दूसरा हम तुरंत लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तीसरा हम लिखेंगे, आपको सभी लोग कमेंट करेंगे, आपको बोर्ड दिख रहा है हाँ या ना, सभी लोग कमेंट करेंगे बोर्ड दिख रहा है यस या नो। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं जी, ठीक है, तीसरा जो है हम यहाँ लिख देते हैं, तीसरा लिखिएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, विद्युत, आई थिंक यहाँ भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, एक सेकंड थोड़ा स्क्रीन देख ले, हम फिर लिखाते हैं इसको। हाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है, ये थर्ड हो जाएगा, 3 ही तो है। लिखिएगा कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, या ऐसे लिख देते इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। आपने तो पढ़ा ही है इस चीज़ को फिजिक्स में कि जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। नोट करिएगा, ये स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा होगा, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम। नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब भी हम विद्युत वाहक बल के बारे में, जैसे हम अभी सेलों का समूहन पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद आएगी, और वो चीज़ है E बराबर, ठीक है, E बराबर V प्लस आई आर, या I बराबर, ठीक है, या I बराबर E माइनस V बटे R। ये दो फॉर्मूला हमें प्रतिरोधकों के सेलों के श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम में समूहन में हमें काम देगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग नोट करिए। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं सेलों का समूहन, ठीक है, सभी लोग नोट करिए, हम लोग हेडिंग बनाते हैं सेलों का समूहन, आज के ही क्लास में करते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग को, सभी को समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए आज हम लोग पढ़ लेंगे सेलों का समूहन, और उसमें आपको पता है कि सेलों का समूहन 3 तरीके से किया जाता है। कोई टीचर 2 पर भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 जो भी कर सकते हो। एक तो हमारा होता है जैसे संधारित्र था, जैसे प्रतिरोध था, वैसे ही सेल है, ठीक है। तो हम हेडिंग बनाएंगे, सभी लोग शुरू कर दीजिए अब नेक्स्ट टॉपिक को। आज ठीक है ना, आज लंबा क्लास करते हैं, पहले इधर पढ़ा देते हैं फिर इधर मिटा देंगे, तब तक जिसका छूटा हुआ है वो लिख भी लेगा। इतना क्लियर है। लाइव चैट में कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। एक दूसरे से बात ना करो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है आप लोग का, ठीक है। बाद में परेशानियां बढ़ेगी और फिर वो दोष आप हमको दोगे, ठीक है। आप लोग ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से हीरो तक का सफ़र अगर तय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगर आज भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे ना, तो आप वहाँ पे बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, मतलब जीरो से आपको वीडियोस मिलेगी एज ए लेक्चर के रूप में, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं सेलों का समूहन, ठीक है। सेलों का, इसको सेलो लिखा जाता है हालांकि, ठीक है, सेल भी लिख सकते हैं।
सेलों का समूहन। क्लियर है? तो देखिए, सेलों का समूहन, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सेलों का समूहन 3 तरीके से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम समूहन, एक समानांतर क्रम समूहन जिसको हम पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं, और एक मिश्रित क्रम समूहन। ठीक है, तो हम तीनों को लिखते हैं। सेलों का समूहन पहला कराएंगे श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन को हम इंग्लिश में लिखेंगे सीरीज ग्रुपिंग। इसको क्या लिखेंगे जी? सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा कहेंगे समानांतर क्रम समूहन, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, और तीसरा कहेंगे मिश्रित क्रम समूहन, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, मिश्रित समूहन, डायरेक्टली इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मिश्रित समूहन। ठीक है, इसको कहेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। चलिए, तो आज के क्लास में आज के किस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं? सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इधर हम मिटा दें पूरा, हाँ, इधर के टॉपिक को हम मिटा रहे हैं। फिलहाल आप लिखिएगा कि सेलों का समूहन 3 तरीके से किया जाता है। श्रेणी क्रम समूहन, जल्दी से उधर नोट करिए ताकि इधर की क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी से उधर नोट करिए, फटाक उधर नोट करिए। करें शुरू, फटाक इधर नोट करिए सेलों का समूहन। चलो, अब हम हेडिंग बनाएंगे सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, रेडी? हेडिंग बनाएंगे कि सेलों का, इसको सेल सैलो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे सेल ही रहने दीजिए। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। क्लियर है? इसके डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। सिंपल सी बात है कि पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तीसरे के निगेटिव, ऐसे करके। जैसे मानकर चलिए कि ये इस तरह से, इस बार मानकर चलिए ये सेल है, तो ये आपका ऐसे होगा, सॉरी, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छे से बना ले देख के, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो हमें। ठीक है, सभी लोग बनाएंगे फिगर हमारे साथ। ठीक है, लो नॉर्मल है तो फिगर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
ये देखिए, ये है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, चलो इसको नोट करिएगा सभी लोग फटाक फटाक जल्दी से। अब इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और अब हम इसको कहेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा फिर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक हमने आंतरिक प्रतिरोध को नहीं बनाया था, वो बना देते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये आंतरिक प्रतिरोध R1, ये आंतरिक प्रतिरोध R2 और ये आंतरिक प्रतिरोध R3। आपको पता है ना कि सेल के साथ रहता है वो आंतरिक प्रतिरोध जो विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, सभी से धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ से भी कौन सी धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ से कौन सी धारा निकली, I धारा निकली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया, ये हमारा E3 हो, क्योंकि हमने 3 सेल लगाया है तो E1 E2 E3। अब इसको बिंदु का अगर माना जाए तो यहाँ A से ये B, ये A से B के बीच की दूरी है, ये B से C के बीच की दूरी है और ये C से D के बीच की दूरी है। ठीक है, ये डिफरेंस, ये दूरी हमने रखा। और प्रति सेल 1 जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम कहेंगे R1, इसको हम कहेंगे R2 और इसको हम कहेंगे R3, क्योंकि 3 सेल लगाए गए हैं तो 3 आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपने पढ़ा होगा कि जब रास्ते नहीं बदलते हैं, आपने पीछे भी क्लासेस में पढ़ा है कि जब रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा का मान जो है वो बिल्कुल नहीं बदलता है, धारा नियत रहता है। तो यहाँ पर जो है वो धारा क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर आपका जो धारा होगा, धारा जो होगा वो आपका धारा यानी I, ये जो है ये क्या होगा, नियत होगा। अच्छा, मैंने जो नोट्स दिया है ना आपको वो इससे बिल्कुल अलग है। अगर वो वाला प्रोसेस आपको समझ में आता है नोट्स वाला तो ठीक है, वरना आप यहाँ से कर लिए, क्योंकि दोनों को एक साथ अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो धारा I जो है वो नियत है। अब देखिए धारा I नियत है और हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V। ठीक है, V प्लस IR, हाँ या ना, ये हमने पढ़ा था अभी ये भी कुछ देर पहले। इसको अच्छे से कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, तो विद्युत वाहक बल के नियम से हमने पढ़ा है कि E बराबर V प्लस IR। ठीक है, तो यहाँ से अगर V, ये अगर हमारा I नियत हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड, लाइट का इशू आ रहा है। चलिए, तो I हमारा अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, I अगर हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में इसका एक तुल्य परिपथ आपने पढ़ा था ना, ये तुल्य वाला हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तुल्य परिपथ में हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, संधारित्र और प्रतिरोध, ये दोनों में हमने पढ़ा था। तुल्य परिपथ में हमने पढ़ा था कि इस तरह से रहेगा। ठीक है, और ये आंशिक प्रतिरोध ऐसे छोटा सा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आंशिक हो गया ना, वहाँ भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तुल्य परिपथ हमने बनाया। ठीक है, तो ये तुल्य परिपथ में जो होगी धारा क्या प्रवाहित होगी, ये E तुल्य कहलाएगा और ये R तुल्य हो गया, ये E तुल्य हो गया। ठीक है, R तुल्य हो गया, E तुल्य हो गया और ये जो है वो A और B के बीच में हो गया। तो तुल्य परिपथ तो आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, जहाँ तक आपने पढ़ा था। अब देखिए, जब धारा I नियत हो गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा कि V बराबर, क्योंकि I नियत हो गया ना, तो V बराबर, ये पॉजिटिव है IR, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा E माइनस IR। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि E1 निकालेंगे, मतलब चारों के लिए R1 R2 R2, ये इसको हम V1 लिख दें, इसको हम V2 लिख दें और इसको हम क्या लिख देंगे, V3 लिख देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि R1 प्रतिरोध के लिए, ठीक है,
या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रथम सेल के लिए, अच्छा तो ये V1 V2 V3 और ये इसके V तुल्य है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ या ना, क्योंकि I जो है कांस्टेंट हमारा निकल गया, तो V तुल्य का जो मान होगा ये इसके आपस में क्या है, तुल्य है। तुल्य का मतलब ये इसके बराबर, यानी 3 सेल जितना काम कर रहे हैं ये अकेला जो है वो काम कर रहा है E, ठीक है, ये अकेला वो काम कर रहा है। तो V तुल्य जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अब हम कहेंगे प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल यानी इसके लिए प्रथम सेल के लिए V1 बराबर आपको पता है कि V की जो वैल्यू है वो E माइनस आई आर हमें पता हुआ है, ठीक है। तो V1 बराबर E तो हमारा सब जगह E1, ये हमारा E1, अब माइनस I जो है वो कांस्टेंट है और R जो है वो हमारा R1 होगा, ये हमारा R1 है, ठीक है। अब कहेंगे द्वितीय सेल के लिए V2 बराबर जो होगा वो E2 माइनस, ये E2 है ना, I तो कांस्टेंट है जी सब जगह, और ये R2, ठीक है। अब कहेंगे तृतीय सेल के लिए V3 का जो मान होगा वो E3 माइनस IR3, ठीक है। अब कहेंगे तुल्य परिपथ के लिए, एकदम बिल्कुल सेम जो पीछे हम लोग कर रहे थे ना, सेम वही है। तुल्य परिपथ के लिए तो देखिए हमने तुल्य परिपथ के लिए क्या देखा, E बराबर जो होगा, E तुल्य बराबर जो होगा E तुल्य बराबर जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे, E माइनस आई, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है जी, यहाँ पे आई नहीं लिखा गया, आई धारा प्रवाहित हो रही है ना, आई और आर तुल्य है, E आई आर, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर करके देखिए, सबको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सभी का मान जो है वहाँ पर पुट कर देना है उस साइड, ठीक है। चलिए अब सभी के मान को है जो हम धीरे धीरे पुट करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अब हमें पता है कि विद्युत वाहक बल से, EMF से हमें पता है कि विद्युत वाहक बल से हमें क्या पता चला कि V तुल्य बराबर, या डायरेक्टली हमें पता है कि V तुल्य बराबर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम कहेंगे कि V तुल्य बराबर, हम जानते हैं कि V तुल्य बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी V तुल्य पे ज़्यादा अभी V तुल्य का मान नहीं रखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए इस कारण से। अगर V तुल्य को हम साइड में रहने दें तो V1 की जो वैल्यू है वो E1 माइनस IR1 होगा, प्लस V2 की जो वैल्यू है वो है E2 माइनस IR2। V3 की जो वैल्यू है वो है E3 माइनस IR3, हाँ या ना। तो हम लिखेंगे V तुल्य बराबर अगर E1 प्लस E2 प्लस E3 को अगर हम जोड़ दें, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 प्लस, माइनस कॉमन हमने ले लिया ना, तो हाँ IR2 प्लस IR3। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना बताएंगे सभी लोग हमें बताएंगे क्या ऐसे हम कर सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो V तुल्य बराबर हम कहेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कॉमन ले ले, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ये E1 E2 E3, अच्छा V तुल्य को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ मान रखते हैं, V तुल्य का जो मान है, ठीक है,
या ई तुल्य का जो मान है, इसका जो मान है ई माइनस आई आर, ठीक है, ये वी तुल्य होना चाहिए था, ठीक है। ई माइनस आई आर बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 को हम लिख सकते हैं ई तुल्य, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या लिख सकते हैं, आर तुल्य लिख सकते हैं इतना, हाँ या ना, ठीक है, इतना बिल्कुल लिख सकते हैं। इस चीज़ को पहले कवर करिए सभी लोग, पहले बताइएगा कि इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग, से एस या नो। चलिए, तो हमने एक चीज़ सीख लिया, प्रतिरोधकों का सेलों का श्रेणी क्रम समूह। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ई तुल्य और आर तुल्य की वैल्यू, ठीक है, यानी हमें ई तुल्य बराबर मिला, हमें ई तुल्य बराबर इस टॉपिक में हमें मिला E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या इतना ही रहने दीजिए। अगर आर तुल्य बराबर हमें क्या मिला, स्मॉल आर करते हैं, आर तुल्य बराबर हमें मिला R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें आज के टॉपिक में प्राप्त हुआ। ये हमारा ये फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा, इसको आप ऐसे हेडिंग बना दीजिए। पूछेगा तो नहीं आपको ये सब टॉपिक, उतना एग्ज़ाम वगैरह में पूछता नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पर हमारा तो काम था पढ़ाना, तो पढ़ाएंगे ही हम। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम कुछ कंडीशन करेंगे, केस करेंगे। केस में लिखेंगे अगर n सेलों को, अगर n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक है, अगर n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ई तुल्य बराबर, अगर n सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें ई तुल्य बराबर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En तक जाएगा जी, ठीक है। फिर हमें आर तुल्य बराबर जो हमें कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर तुल्य जो हमें प्राप्त होगा वो होगा R1 स्मॉल में, हालांकि इसको तो कैपिटल लिख ही सकते थे हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है। आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। काफ़ी मैच्योर टॉपिक है, हालांकि एग्ज़ाम में इसका इतना डिमांड नहीं है। संधारित्रों का समूहन पूछता है और प्रतिरोधकों का समूहन पूछता है, सेलों का समूहन काफ़ी कम बार पूछता है। और हाँ, जल्दी हम एक टॉपिक को शुरू करने वाले, किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ का नियम, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी से जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 4 से 5 क्लासेस, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लासेस है। ये तो थोड़ा सा बोर भी लगा होगा, ठीक है, मैंने बट उतना नहीं, काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखिएगा, ऐप पे आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करके रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, ऑफ़र्स वगैरह आते रहता है, जैसे इस बार आने वाला है 3-4 दिन बाद ऑफ़र, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप ऑफ़र्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि परीक्षा के 3 महीने से पहले से एक क्रैश कोर्स लॉन्च करना है। और ये लॉन्च कब होगा, मतलब कहाँ होगा, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर। तो ऐप्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत बेनिफिट आपको देगा। जब तक आपका पेपर ना हो, कम से कम ऐप्स को सुरक्षित रखें, ताकि आप बहुत कुछ चीज़ें उस ऐप से सीख सकेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री भी है, आप अच्छे से ढूंढो, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाके बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। और कामयाबी तो एक दिन मिलेगी, ठीक है। मैंने तो एक ही चीज़ सीखा है बचपन से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी का कहना था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं आज के इस क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। और हाँ, किरचॉफ लॉ जल्द ला रहे हैं, किरचॉफ करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वोल्ट मीटर वगैरह 3-4 टॉपिक जो है ना, बहुत मज़ेदार है इस बैच, इस चैप्टर पे, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, बाय बाय।